Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. We are going on with main natural resources. We have done its component which are biotic and abiotic. And then in previous session we have studied about wildlife extinction. We have studied there what are the factors for extinction. Then we go for national park. National park, how we define it? National park, it is the area where wildlife and natural habitat are preserved along with their environment. इसकी डेफिनेशन क्या होगी नेशनल पार्क की कि ऐसा एरिया जहां पर वाइल्ड लाइफ, एक टर्म्स आ गई अपने पास वाइल्ड लाइफ, दूसरी आ गई नेचुरल हैबिटेट आर प्रिजर्व. प्रिजर्व का मतलब होता है उन्हें सुरक्षित रखना along with the environment, along with their environment, उनके environment के अकॉर्डिंग उनको प्रिजर्व रखना. It is the area where wildlife and natural habitat are preserved along with their environment. अब जैसे मनुष्य की बात करें, अगर मनुष्य को जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या वो वहाँ रह सकता है? रहेगा, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये उसका इन्वायरमेंट नहीं है. उसी तरह वाइल्ड लाइफ और जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं उनको अगर यहाँ सड़कों पर सिटी में छोड़ दिया जाए तो क्या ये रह पाएंगे? यहाँ पे नहीं रह पाएंगे. क्यों? कि उनके जो रहने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए वो उनको जंगल में ही मिलता है, सिटी में नहीं मिलेगा. सो डेफिनेशन इज इट इज़ द एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट आर प्रिजर्व अलॉन्ग विद देयर इन्वायरमेंट. उनको प्रिजर्व रखने का जो एरिया होता है वो नेशनल पार्क कहलाता है. अब इंडिया में हम कुछ नेशनल पार्क्स के एग्जाम्पल देखेंगे. पहला है अपना काजीरंगा. काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? इट इज इन असम. ये किसमें है? असम स्टेट में है काजीरंगा नेशनल पार्क. सेकंड, गिर नेशनल पार्क. गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में. ये टाइगर्स के लिए फेमस है ज़्यादातर. काजीरंगा वगैरह है उसमें एलिफेंट्स है, टाइगर्स भी मिलते हैं यहाँ पे. फिर आता है अपना बांदीपुर. रिसेंटली ये न्यूज़ में था बांदीपुर नेशनल पार्क. क्यों था ये रिसेंटली? क्योंकि जो कर्नाटक है, इनिशियली तो ये एक कर्नाटक स्टेट में है. कर्नाटक स्टेट में है बांदीपुर नेशनल पार्क. ये न्यूज़ में क्या था? क्योंकि जो बांदीपुर नेशनल पार्क है उसके सेंटर में से एक नेशनल हाईवे गुजरता है. जंगल के सेंटर में से नेशनल हाईवे गुजरता है, तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक वगैरह खूब ज़्यादा रहता था इस रोड पे, क्योंकि नेशनल हाईवे है तो ऑब्वियसली ट्रैफिक रहना ही है. गुड्स हो गए, पर्सनल व्हीकल हो गए, तो ये ज़्यादा रहते थे. तो होता क्या था, नाइट में ये जब ट्रेवल करते थे तो इनकी जो हेडलाइट की रोशनी है, एक तो वो इनको वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करती थी. सेकेंडली ये कि उसमें कुछ इंसिडेंट भी हो गए थे. जैसे ऑब्वियसली अगर उनके एरिया में कोई दूसरा जाएगा तो ऑब्वियसली वो अटैक करेंगे. तो इसलिए फर्स्ट तो था कि हेडलाइट प्रॉब्लम थी जिनकी उनकी लाइफ अफेक्ट हो रही थी. सेकेंडली पॉल्यूशन भी हो रहा था. और थर्ड है वो इनकी लाइफ अफेक्ट हो रही थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्हीकल खूब ज़्यादा ओवरलोड हो रहे थे. तो बांदीपुर इसलिए न्यूज़ में था. फिर आता है रणकपुर नेशनल पार्क. चौथा है अपना रणकपुर नेशनल पार्क. ये है अपना राजस्थान में, राजस्थान नेशनल पार्क. और इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1983 में. 1983 में इसे नेशनल पार्क अलॉट किया गया, रणकपुर राजस्थान. फिर है केवला देवी. केवला देवी कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट. फिर आता है अपना लास्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ये फेमस है किसके लिए? टाइगर के लिए. और ये है हिमाचल प्रदेश में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. तो ये एग्जाम्पल आ गए अपने नेशनल पार्क के. और नेशनल पार्क की अपने डेफिनेशन देख ली. क्या डेफिनेशन थी? ऐसा एरिया जहां पे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व रख सके उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो अपन नेक्स्ट चलेंगे.
नेक्स्ट अपन लेते हैं सेंचुरी। पहले अपन ने देखा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो होता है एक ब्रॉड एरिया हो जाता है, उसी के अंदर डिफाइन होता है सेंचुरी। सेंचुरी जो होती है एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस होती है जहाँ पे हंटिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है। डेफिनेशन देखेंगे, इट इज द एरिया वेयर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन ऑन हंटिंग। शिकार के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती है इस एरिया में। और फिर सेफ गार्ड अगेंस्ट द पर्टिकुलर बर्ड्स एंड अदर स्पेसीज। और ये एक ऐसा एरिया है, पहली बात तो ये यहाँ पे हंटिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है। सेकेंडली ये कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बर्ड्स और कोई अदर स्पेसीज जो होती है उनको पर्टिकुलरली सेफ गार्ड प्रोटेक्शन दिया जाता है। सेफ गार्ड अगेंस्ट द बर्ड एंड पर्टिकुलर स्पेसीज। कोई भी, जैसे अपन ने कल पढ़ा था वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंक्शन जो लुप्त होने का है, कोई भी बर्ड है जैसे ये इनकी प्रजाति बहुत कम बची है, कोई भी एनिमल है उनकी प्रजाति बहुत कम बची है, तो उनको सुरक्षा देने के लिए, सेफ गार्ड देने के लिए जो एरिया डिफाइन होता है उसे हम सेंचुरी कहते हैं। इट इज द एरिया वेयर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन ऑन हंटिंग। हंटिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है, सेफ गार्ड अगेंस्ट पर्टिकुलर बर्ड एंड अदर स्पेसीज। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। फिर अपन लेते हैं एग्जाम्पल्स। सेंचुरी अपने राजस्थान में और इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सरिस्का, सरिस्का जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है अपने अलवर में, अलवर राजस्थान। माउंट आबू, माउंट आबू भी सेंचुरी है, वो कहाँ है अपने सिरोही में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट माउंट आबू। फिर है ताल छापर, ताल छापर कहाँ है सिरोही। फिर आता है जवाहर सागर, जवाहर सागर नाम से एक अपने डैम भी है, कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पर है। जवाहर सागर कहाँ है, कोटा पे। और ये किस किस के लिए फेमस है, ये भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। जो सरिस्का है वो डियर के लिए फेमस है, माउंट आबू है वो वाइल्ड कॉक के लिए फेमस है, ताल छापर है वो ब्लैक डियर के लिए फेमस है, जवाहर सागर है वो एलिगेटर के लिए फेमस है। एलिगेटर मतलब होता है मगरमच्छ। डियर के लिए सरिस्का, वाइल्ड कॉक के लिए माउंट आबू, ब्लैक डियर के लिए ताल छापर और एलिगेटर के लिए जवाहर सागर। फिर आता है अपने पास नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर। और ये किसके लिए फेमस है, फॉक्स और पैंथर के लिए, फॉक्स एंड पैंथर। नेक्स्ट चलेंगे अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक ऐसे एरिया होता है जो साइंटिफिक स्टडी के लिए हम यूज में लेते हैं। नेचुरल एरिया मतलब इसमें मैन मेड का कोई रोल नहीं होता है, नेचुरल एरिया है, जैसा प्राकृतिक है वैसा ही इस एरिया को स्टडी किया जाता है। नेचुरल एरिया विच हैव बीन डिक्लेयर एज साइलेंट एरिया फॉर साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी रिसर्च वगैरह जो होती है, जो भी पेड़ पौधों की प्रजाति वगैरह होती है, तो ये कैसे पता चलती है हमको, उनके ऊपर रिसर्च होता है, स्टडी होती है, तभी अपन को उसके बारे में पता चलता है कि ये पेड़ है, इसकी ये प्रजाति है, इतने साल तक चलता है, ये इसमें ये फ्रूट्स लगते हैं, इनकी लीव्स ऐसी होती है, इनका रूट्स ऐसे होते हैं। तो इन सब के बारे में स्टडी के लिए ये एरिया अपन प्रिजर्व रखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज द नेचुरल एरिया विच हैव बीन डिक्लेयर फॉर साइलेंट साइंटिफिक स्टडी। साइलेंट एरिया फॉर साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी के लिए ये एरिया हम प्रिजर्व रखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व अपने इंडिया में टोटल 18 है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इन होल कंट्री। जो पहला अपना बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था वो 1986 में किया गया था और ये नीलगिरी था, नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन कहाँ है, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में नीलगिरी माउंटेन है, वो 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो डिक्लेयर किया गया था। और टोटल 18 है, जैसे नीलगिरी है वैसे ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट्स है, ऐसे करके 18 है टोटल इंडिया में। और इसमें अंडमान निकोबार भी आता है, तो ऐसे करके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसमें क्लासिफिकेशन के लिए 3 कैटेगराइजेशन है, टेरेस्ट्रियल है, मेरीन है, कोस्टल है। टेरेस्ट्रियल जो होता है वो होता है भूतल पे, मेरीन होता है जो ओशंस वगैरह, समुद्र सागर वगैरह होते हैं वहाँ पे, और कोस्टल एरिया हो गया जो अपने बीच है, बीच है, समुद्र के जो किनारे जो भी एरियाज है वो कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। टेरेस्ट्रियल हो गया, मेरीन हो गया और कोस्टल एरियाज हो गए, ये 3 इसमें बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कैटेगराइजेशन है, टेरेस्ट्रियल, मेरीन एंड कोस्टल। ज़्यादातर देखते हैं तो
कोस्टल एरियाज पे अपन को ज्यादा मिलते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है वो कोस्टल एरिया है। ये बहुत बड़ा एक बायोस्फीयर रिजर्व है अपने इंडिया में। फिर अपन इसमें देखते हैं स्टेट वाइज जो अपने बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं। जैसे असम है, असम में कौन सा है, एक तो मानस है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। फिर एक है काजीरंगा, काजीरंगा अभी अपने पढ़ा था, ये क्या था, नेशनल पार्क भी था। नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया होता है जिसमें सेंचुरी होती है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, फिर इसमें भी अलग अलग 3 जोन होते हैं, जैसे बफर जोन हो गया, कोर जोन हो गया, ट्रांजिशन जोन हो गया। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट। असम में तो आगे अपने मानस और काजीरंगा। फिर आता है राजस्थान, राजस्थान में अपने आता है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट वो है, इसमें आप देखिए जो मैंने 3 कैटेगरी बताई थी, टेरेस्ट्रियल, मेरीन और कोस्टल, तो इसमें बताइए थार डेजर्ट कौन से कैटेगरी में जाएगा। देखिए सबसे पहले लेते हैं कोस्टल। तो राजस्थान के आसपास तो कोई समुद्र सागर वगैरह है नहीं, तो ये कोस्टल तो हो नहीं सकता। फिर आता है मेरीन, मेरीन भी नहीं है, तो अपना कौन सा आएगा, थर्ड टेरेस्ट्रियल। थार डेजर्ट है वो टेरेस्ट्रियल आएगा। फिर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कान्हा, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व। कान्हा बहुत ही फेमस है, क्यों, आपने वो पिक्चर देखी होगी जंगल बुक, जंगल बुक है, जंगल बुक नहीं देखी तो मोगली देखी होगी आपने, तो ये सब कहाँ पे बनी है, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व में बनी है। ये जितने भी हैं ये सारे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में फिर ये बायोस्फीयर रिजर्व है और बर्ड सेंचुरीज भी है। तो असम में आके अपने देख लिया, राजस्थान देख लिया और मध्य प्रदेश देख लिया। फिर अपन देखते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कौन सा है, सुंदरबंस, सुंदरबन, सुंदरबंस तो आपने काफी सुना होगा। तो वेस्ट बंगाल में हमारे पास सुंदरबन है, जहाँ पे टाइगर बहुत फेमस है। यहाँ कभी कभी व्हाइट टाइगर के लिए भी टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं। सुंदरबन से तो यहाँ सबसे बड़ा एक डेल्टा है। डेल्टा किसे कहते हैं हम, जैसे कोई नदी आ रही है, अगर वो 2 भागों में डिवाइड हो रही है और जो बीच का ये रीजन है तो ये यहाँ पे डेल्टा बनता है। तो ये सुंदरबन है जो ये पूरा डेल्टा है। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदी आपस में मिलती है और वापस डिवाइड हो जाती है, तो ये डेल्टा जो कहलाता है ये सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। पहला पढ़ लिया अपन ने ये, फिर स्टेट वाइज अलग अलग अपन ने एग्जाम्पल देख लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, हाउ टू कंजर्व वाटर एंड इट्स मैनेजमेंट। पानी को कैसे कंजर्व किया जाए और इसका कैसे मैनेज किया जाए। अपने राजस्थान की बात ले लेते हैं, तो एक रिवर है बहुत ही फेमस है, लूनी रिवर, लूनी नदी। बारिश के टाइम आपने देखा होगा ओवरफ्लो चलती है, खूब पानी से चलती है, लेकिन जैसे ही बारिश का मानसून खत्म होता है तो वो सूख जाती है। तो ये इसमें ऐसा क्या है जो ये सूख जाती है और बारिश के दिनों में फुल रहती है। सबसे पहले आता है ये मैनेजमेंट। कोई भी रिवर हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब तक इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक उसका कुछ भी हम यूटिलाइज नहीं ले सकते। अगर इसी लूनी रिवर पर कोई डैम, रिजर्वियर कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर ले तो वो पानी सारा का सारा जो है वेस्ट नहीं हो जाता, ये सारा पानी अपन काम में ले सकते हैं। तो ये बात आती है मैनेजमेंट की। जब तक किसी प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा। ये लूनी का आप बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण ये रिवर हमारे कोई काम नहीं आ रही है। खासकर तो ये जैसलमेर, बाड़मेर एरिया के साइड, जालोर वाला है, पाली वाला है, यहाँ पे ये रिवर का कोई यूज नहीं है। जो जालोर का पाली एरिया है तो वहाँ पे जवाई बांध काम आ रहा है। जवाई बांध क्यों काम आ रहा है, क्योंकि सूखड़ी नदी और जवाई नदी पे ये बांध बना हुआ है, तो उसका पानी सारा इकट्ठा हो रहा है, तो ये बांध हमारे पानी वो यूज आ रहा है। उसी तरह लूनी नदी का पानी भी हमारे यूज में आ सकता है अगर इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। उसी तरह इस टॉपिक को पढ़ने का कारण भी यही है कि पानी को कैसे कंजर्व किया जाए और कैसे मैनेजमेंट किया जाए इसका। पूरे वर्ल्ड में जैसे 100% अगर वाटर है तो उसका 2.5% ही वो हम
यूज में लेने लायक है। बाकी सारा कौन सा है, ओशन का है और सी का है, जो हमारे यूज में नहीं आ सकता। और अभी रिसेंटली रिसर्च चल रही है जो यूएई में चल रहा है कि पूरा का पूरा जो ग्लेशियर है वो उन्होंने अपने वहां शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो पानी है वो यूज के लायक बना सके। 2.5% ही है जो हमारे यूज में आ रहा है। अब इसके हम रीजन देखते हैं क्राइसिस के, इसकी कमी के रीजन क्या है, कारण क्या है कि इसमें क्यों कमी आ रही है। सबसे पहला है पॉल्यूशन। पानी तो है लेकिन वो हमारे यूज में आने लायक नहीं है, तो इसका एक कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन खूब है, इंडस्ट्रीज जो पानी आ रहा है वो सारा पॉल्यूटेड है, उसको रिसाइकिल और रिफाइन करने के लिए कोई भी हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। तो सबसे पहला कारण तो हो गया पॉल्यूशन। सेकंड है एक्सेसिव यूज, बहुत ज़्यादा जितना हमको काम में लेना चाहिए उससे बहुत अधिक मात्रा में काम में ले लेते हैं, ये एक्सेसिव यूज। जैसे हमारे घर में ही ले लो तो हर दूसरे तीसरे दिन हम आंगन धोने बैठ जाते हैं, जबकि वो झाड़ू से भी हम काम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सेसिव यूज। तीसरा पॉइंट है, इसका रीजन है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, जो मैंने आपको अभी लूनी नदी का रिवर एग्जांपल लेके बताया, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। चौथा है इंडस्ट्रियल डिमांड। हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्रीज होने के कारण इनकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज क्या हो गया इसमें, पानी के लिए डैम हो गया, रिजर्वर हो गया, लेक हो गया, ये सब रिसोर्सेज आ गए अपने पास। तो इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा हो जाने के कारण क्राइसिस आता है। फिर पांचवा है अनसर्टेनिटी इन मॉनसून। मॉनसून में अनसर्टेनिटी, कभी बारिश ज्यादा हो जा रही है, कभी कम हो जा रही है। जितनी हमको रिक्वायरमेंट है कभी उससे कम मिलता है तो कभी उससे ज्यादा मिलता है, और जब ज्यादा मिलता है तब मैनेजमेंट की कमी के कारण ये ज्यादा हुआ हमारे कोई काम नहीं आता। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी इन मॉनसून। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जैसे अपन एक्सेसिव यूज देखा था उसी की तरह ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर तो है अपने पास, लेकिन जो काम में लेने लायक है जैसे मीठा पानी है, तो मीठा पानी अपने बालोतरा का ही एग्जाम्पल ले ले तो ग्राउंड वाटर में कहीं पे भी आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा, सब जगह खारा ही मिलेगा। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इसका एक और प्रिंसिपल है क्राइसिस का। फिर हम इसके प्रिंसिपल देखते हैं कि इनके प्रिंसिपल क्या है। पहला है हमारा मेंटेनिंग वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर है जो सब जगह पर्याप्त हो। जैसे ये अपन दो रीजन लेते हैं, एक में पानी चाहिए अपन को 10 लीटर, एक में चाहिए 5 लीटर। जैसे ये दो इंडस्ट्रीज ही है, एक में 10 लीटर पानी की आवश्यकता और एक में 5 लीटर की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो तो हमारे पास 100 लीटर के अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे 2 लीटर के ही अवेलेबल है। तो टोटल 5 की रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल ही हमारे पास 2 है, और यहाँ पे 10 की रिक्वायरमेंट है तो और यहाँ अवेलेबल 100 है। तो ये जो इनबैलेंस है तो वो ये कहलाता है मेंटेनिंग वाटर अवेलेबिलिटी। मतलब यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना अपन को अवेलेबल कराना है यहाँ, ताकि बैलेंसिंग हो सके। सेकंड आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। जो साफ पानी है, जो हमारे पीने लायक है, जो हमारे यूज में लेने लायक है, उनको पॉल्यूट होने से बचाना। जैसे डैम है या कोई रिजर्वेयर है तो वहां पे सबसे पहले देखना कोई सीवर लाइन वगैरह नहीं है, ताकि कहीं फूट जाए तो वो पानी मिक्स हो जाता है जो कि हमारे अनयूज हो जाता है। तो इसको पॉल्यूट होने से बचाना, ये इसका सेकंड प्रिंसिपल है। फिर थर्ड है क्लीनिंग कंटेमिनेटेड वाटर एंड रिसाइकल इट। वही बात हुई, अगर ये पॉल्यूट हो भी गया तो इसको जल्दी से कंटामिनेट करना और रिसाइकल करना, ताकि ये पानी जल्दी से जल्दी काम में आ सके। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे अपन। अभी अपन ने देखा वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स मैनेजमेंट, जिसमें हमने क्राइसिस के रीजन देखे, फिर इसके प्रिंसिपल देखे। अब उन क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए जो हम मेजर स्टेप्स जो लेंगे वो हम पढ़ेंगे कि इसमें ऐसा क्या करें जिससे प्रॉपर मैनेज हो सके और जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सके। सबसे पहला आता है वाटर शुड कलेक्टेड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करके अगर वाटर टैंक में स्टोर किया जाए तो ये पानी हमारे वेस्ट ना होके
काम आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वाटर शुड कलेक्टेड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के भी अलग अलग मेथड है। एक तो होता है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, जिसमें क्या होता है छत से पाइप कनेक्ट करके सीधा टैंक में दे देते हैं, तो वो तो हो गया रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। फिर सेकंड आता है एक ग्राउंड में ही एक वाटर टैंक बना देते हैं जिसमें सारा पानी कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर सेकंड आता है अपने पास स्टॉप ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अफेक्ट में अपन ने देखा था कि ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उनको रोक के हम पानी स्टॉक में इंक्रीज कर सकते हैं। पहला हो गया अपने पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेकंड हो गया ओवर एक्सप्लॉइटेशन ग्राउंड वाटर को बंद करके, फिर आता है प्रिवेंट फ्रॉम पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूटेड होने को बचाना। पॉल्यूटेड हो रहा है कोई वाटर तो वहां पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करके उस पानी को बचाया जाए। ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। फोर्थ आता है रिसाइकल एंड रीयूज। पानी को जैसे सीवरेज का पानी है तो उनको जल्दी से कंटामिनेट करके रिसाइकल करना, फिर उसी को रीयूज करना। इसमें रीयूज जो वर्ड है दिखने में छोटा है, लेकिन अगर इसको सही से मैनेज किया जाए तो ये बहुत बड़ा है। जैसे हम घर में ही एग्जांपल ले लेते हैं, साफ पानी से हम नहाते हैं, नहा लिया, फिर जो पानी होता है वो हम कपड़े धोने में काम में ले सकते हैं, फिर वही पानी हम पेड़ पौधों के लिए काम में ले सकते हैं। तो यही पानी की 3 एप्लीकेशन बन गई। वरना हम क्या करते हैं, कपड़े धोने के लिए अलग पानी लेते हैं, और फिर नहाने के लिए अलग पानी लेते हैं, और पेड़ पौधों के लिए अलग पानी देते हैं। तो 3 पानी चाहिए इसमें, जबकि नहाने वाला इधर काम आ सकता है, वापस कपड़े धोए नहाने वाला पानी हम पेड़ पौधों में भी यूज में ले सकते हैं। तो ये इसका अच्छे से यूज हो सकता है। ये कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ वाटर, रिसाइकल एंड रीयूज। ये चौथा पॉइंट। पांचवा हो गया फ्लड कंट्रोल एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिवर। जो बाढ़ वगैरह आती है हमारे यहाँ, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, उसकी वजह से काफी नुकसान होता है। एक तो पानी हमारे पास बिल्कुल भी यूज में रहने लायक नहीं होता है, तो इसका ये प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है इसलिए। फिर प्रॉपर यूज ऑफ रिवर वाटर, जो नदियों का पानी है उसको प्रॉपर यूज में लिया जाए। बारिश के टाइम सारी नदी लगभग ओवरफ्लो हो जाती है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हो, चाहे रण ऑफ कच्छ में गिरने वाली हो, या खंबात की खाड़ी में गिरने वाली हो। तो ये सारी रिवर्स है, इसका पानी लगभग 8 से 10% ही हमारे यूज में आता है, जबकि वो रिवर ओवरफ्लो हो रही है। 100% का पानी है, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि ओवरफ्लो हो रही है, उससे 8 से 10% ही हमारे यूज में आ रहा है। ये किस लिए? प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण। पांचवा पॉइंट ये हो गया। फिर 6 आता है अपन ने फाउंटेन मेथड एंड स्प्रिंकल। जो सिंचाई के मेथड है हमारे पास, सिंचाई में एग्रीकल्चर में भी बहुत अधिक मात्रा में पानी यूज होता है, तो उसमें जो फ्लड मेथड होता है, एक फ्लड मेथड में क्या करते हैं, खेत में पानी ऐसे ही छोड़ देते हैं, पाइप छोड़ दिया, पानी बहता रहता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधों को अगर 1 लीटर की जरूरत है तो 5 लीटर क्यों दें अपन, तो वो 4 लीटर का वेस्टेज हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? इस मेथड को अपना के, फाउंटेन मेथड एंड स्प्रिंकलर। जो झरना होता है, स्प्रिंकल होता है, वो अपन यूज कर सकते हैं। इसी के ऊपर अपने एक नर्मदा परियोजना चल रही है। नर्मदा परियोजना गुजरात की है, साबरमती रिवर पे। उसमें अपने राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एक तो है जालोर और एक है बाड़मेर। इन 2 में सिर्फ और सिर्फ ये पानी जो है ये स्प्रिंकलर मेथड से ही सिंचाई में काम में लेंगे। जो स्प्रिंकलर मेथड है अपने सिंचाई का, वो ही काम में लेंगे बाड़मेर और जालोर में नर्मदा परियोजना। फिर अपना लास्ट है मिनिमम वेस्टेज इन डोमेस्टिक। जो डोमेस्टिक घरों में अपने धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, जो भी अपन को पानी चाहिए, झाड़ू पोछा वगैरह, उनका मिनिमम वेस्टेज हो। जो अपने पोछा लगाया वो पानी भी है, नहाए वो पानी भी है, कपड़े धोए वो पानी भी है, और बर्तन वगैरह मांजे करे वो पानी भी, ये सारा पानी का मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए। तो ये था अपना मेजर्स, जिसमें वाटर क्राइसिस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो आज का सेशन हम यही ओवर करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। और एक बात है, इनको रिवाइज करते जाइएगा और अपने अलग अलग नोट्स बनाते जाइएगा, डिफरेंट शॉर्ट हेडिंग्स में। जैसे ये नोट्स
आपके बने हुए वाटर शूट कलेक्टेड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसी को अगर पढ़े जाए तो ये एक पेज का बनता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं वगैरह ये आपने एक बार पढ़ लिया, फिर बाद में ये शॉर्ट पॉइंट बना दिया, तो इससे क्या होगा, एग्जाम्स के टाइम में आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ रिवीजन करना होता है। आप चलते चलते कहीं भी बैठे बैठे 2 मिनट में ये रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो आपके बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू क्लास।